बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बीकॉम पार्ट 2 का फाइनल अकाउंट है, एडवांस्ड अकाउंटिंग रिटन बाय एमआरएफ एंड सुहेल अफजल। उसका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले मैंने फाइनल अकाउंट बीकॉम पार्ट 2 के ऊपर जो है वो जनाब 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। एक इंट्रोडक्शन का, जिसको सुने बगैर आपको नेक्स्ट समझ नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे ने वो पहले नहीं देखे तो पहले वो देखे। फाइनल अकाउंट बाय आफ्ताब अतारी बीकॉम पार्ट 2, आप जनाब उसको देखें। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, फिर लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है, बहुत सारी बुनियादी बातें उसमें की हैं। आज थोड़ा सा जंप करके तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ रहे हैं। तो जनाब इसको आप जो है वो देखें, इनके जो दरमियान क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस खुद से करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा ये वीडियो पूरी देखने से। लाइक भी कर दीजिएगा जब भी आपका दिल किया। ले मेरा बेटा, तो सवाल ज़रा रीड करते हैं। उसने हमसे कहा क्या है, क्या मांग रहा है हमसे। तो जनाब ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में उसने हमें बताया है कि ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट रेवेन्यू कौन सा है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीज जाती है, और बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हैं, ये सब पहले डिस्कस हो चुका हुआ है। ठीक है ना, तो उनको पहले जरूर देखिएगा, उसके बाद ये देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी समझ आएगी। यहाँ मैं सिर्फ ये बताऊंगा ये डायरेक्ट है कि नहीं है। ले जनाब, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट है, फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भाई मेरे साथ शाहजहां है जनाब, गुजरांवाला कामों की से। ये भाई की बुक है, तो भाई ने सारी चीजें तो पहले ही ऊपर मेंशन की हैं। लेकिन बहरहाल मकसद होता है कि चले हमारी कुछ ना कुछ रिवीजन हो जाए, और खास तौर पे एडजस्टमेंट की जो ट्रीटमेंट है उनको हम समझ लें। तो वो अगर आप पूरा क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हम चीज़ों को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनाब वेजेस एंड सैलरीज है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर सैलरी लफ्ज पहले होता और वेजेस बाद में होता तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। फिर जनाब इंश्योरेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्टर फी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद जनाब कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, मेरा बेटा ड्यूटी कोई भी हो, जैसा कि एक्साइज ड्यूटी और जनाब कस्टम ड्यूटी, और इसके अलावा मतलब कोई भी आपके सामने ड्यूटी आ जाए तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्लियरिंग चार्जेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। संडी डेटर करंट एसेट है। सेल डायरेक्ट रेवेन्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट, ये आपके ओल्ड प्रोविजन है। उसके बाद जनाब 6% डिबेंचर, ये आपकी लाइबिलिटी है। डिबेंचर के ऊपर 6% हमने इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये जो इंटरेस्ट हमने पे करना है 6%, 3 लाख रुपए के ऊपर, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और अगर ये पे ना किया हुआ तो ये साथ में लाइबिलिटी भी होगा। ये बात आगे जाके पता चल जाएगी अभी जब हम बकिया क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये आपका एसेट है। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज हो तो वो फिक्स एसेट होता है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखी है, परसेंटेज नहीं है, तो ये करंट एसेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये डेफर्ड कॉस्ट एसेट है। और उसके बाद फर्नीचर फिक्स एसेट है। शेयर प्रीमियम, ये आपके लिए शेयर प्रीमियम है ना, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। शेयर प्रीमियम मेरा बेटा लाइबिलिटी है, ये आपने रेवेन्यू लिखा हुआ। उसके बाद जी सन्ड्री क्रेडिटर, ये आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद जनाब अली डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। और उसके बाद जनाब अली डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। इंटरम डिविडेंड है, इंटरम डिविडेंड ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट से चीजें जाती हैं। लेकिन साथ में मैंने बताया था कि कुछ चीजें हैं, और कुछ के अंदर भी सिर्फ दो चीजें हैं आमतौर पे जो जाया करेंगी। ये हमारे ट्रायल बैलेंस में से जो है वो चली जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरम डिविडेंड इज आल्सो वन ऑफ देम,
कि अगर इंटरम डिविडेंड उसने आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो इंटरम डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे जाएगा। इसके अलावा जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, लेकिन वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। आगे चलते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट। ये देखें जी, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अब जरा थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। देखें, आपका जो डिबेंचर के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है वो 6% है, और डिबेंचर की अमाउंट है 3 लाख। अब आप जरा 3 लाख रुपए के ऊपर 6% कैलकुलेशन करें तो वो जनाब आपका जवाब आएगा, ये 2020 से कैंसिल, 6 3 18, 18,000 रुपया आपका आता है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ गौर करें तो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है सिर्फ 9,000। इसका मतलब अभी 9,000 मजीद इंटरेस्ट आपने पे करना है। तो मजीद 9,000 जो पे करना है ना, वो वाला 9,000 आपकी लाइबिलिटी भी है, करंट लाइबिलिटी, और साथ में 9,000 ये, और 9,000 जो भी आपने इंटरेस्ट पे करना है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 18,000, ये 18,000 आपका एक्सपेंस है। याद रखें, हमेशा फाइनल अकाउंट में हमने उन तमाम एक्सपेंसेस को नोट डाउन करना होता है जो अकर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि जेब से पैसा जाएगा तो एक्सपेंस होगा। मेरे भाई, जिनका फायदा ले लिया हो वो एक्सपेंस होता है, चाहे वो आपने पे किया या नहीं किया। आपने लोगों को डिबेंचर दिए हुए हैं और उनसे उधार पैसे लिए हुए हैं। डिबेंचर वाला पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको देखें, वहां पर आपको सारी बातें समझने को मिलेंगी। डिबेंचर जो है वो आपने लोगों को दे के लोगों से कर्जा लिया हुआ है, तो अब आपने उन लोगों के पैसों को यूज किया है, उसके बदले में आपने सूद देना है। आपके जिम्मे आ गया है कि पूरा साल गुजर गया, आपने सूद देना है 6%, और वो बनता है 18,000 रुपया, लेकिन आपने सिर्फ 9 दिया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा खर्चा 9,000 है, कि हमने सिर्फ अभी दिया 9 है, ना ना, खर्चा हमारा 18,000 है। क्योंकि जब एक्सपेंस अकर हो जाता है, ठीक है ना, उस वक्त वो एक्सपेंस कहलाता है, चाहे वो पे किया या नहीं किया। तो हमारा 18,000 रुपया एक्सपेंस लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो 9,000 अभी पे नहीं किया वो वाला 9,000 लाइबिलिटी साइड पर लिखा जाएगा, करंट लाइबिलिटी। आगे चलते हैं जी। ये आपका कैपिटल है, बैलेंस शीट में जाएगा। जर्नल रिजर्व है, ये भी आपके उसमें जाएगा, लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मुनाफा मिला है, ये आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। उसके बाद मेरा बेटा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो टैक्स जो आपका एडवांस में काटा जा चुका है, ये भी आपका एसेट होता है। और बैड डेट्स, ये आपके ओल्ड बैड डेट्स हैं, ये फार्मूला हम अभी यूज करेंगे, उसमें जो है वो इसको समझेंगे बैड डेट्स की प्रोविजन से रिलेटेड। तो आपको ये रिवीजन करने का मौका मिलेगा, साथ ही रहिएगा। और जनाब हमारे पास है कैरिज आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडजस्टमेंट देखते हैं, पहली एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में वो बता रहा है जनाब, कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल को सिर्फ शो किया जाता है बैलेंस शीट में। आगे चलते हैं। उसके बाद है जनाब वेजीज एंड सैलरीज, 2,000 रुपया। कहता है वेजीज एंड सैलरी में 2,000 रुपया शामिल है, और ये वाला 2,000 जो हमने पे किया है ना, पेड एज वेजीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। भाई, मशीन को इंस्टॉल करने के ऊपर जो पैसे लगे हैं वो मशीन की कॉस्ट का हिस्सा है। हमने उसको जो है वो वेजीज एंड सैलरी में नहीं लिखना, हमने उसको मशीन के अंदर ऐड करना है। लिहाजा ये 2,000 यहाँ से उठाएंगे और इसको जाके मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे, और जो वेजीज एंड सैलरीज ट्रायल बैलेंस में ऊपर दिया हुआ है वहां से इसको 2,000 को माइनस करेंगे। आगे चलें तो वो कह रहा है डेप्रिसिएशन लें, ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा और एसेट की वैल्यू में से कमी का बायस भी बनेगा। अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं वहां उसने मजीद हमें क्या दिया है। लें जी, इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स जो है वो ये हैं। तो यहाँ उसने में क्या बताया है, उसने बताया कि राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मैं आपको कह रहा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है ना, ये हमारा एसेट है, लेकिन वो कह रहा है राइट ऑफ कर दें। तो राइट ऑफ उसी सूरत हो सकता है जब हम उसको एक्सपेंस शो कर दें। तो इसका मतलब जो डेफर्ड कॉस्ट एसेट होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, वो हमारा एसेट है, लेकिन जब वो राइट ऑफ करने का कह दे तो जितना राइट ऑफ करना हो उतना हमने एक्सपेंस में लिख देना होता है, और एसेट में से फिर माइनस कर देना है। तो यहाँ उसने सारे का सारा ही बोला है, सो हम सारे का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख देंगे, वहां से ये खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर 18,000 टू जर्नल रिजर्व। भाई, जर्नल रिजर्व में हमने 18,000 रुपया भेजना है। इसकी दो एडजस्टमेंट होंगी। पहली ये होगी कि एक तो ये जर्नल रिजर्व जब लाइबिलिटी में लिखा जाएगा वहां ऐड होगा 18,000। दूसरा, ये 18,000 जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे क्या क्या जाता है आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, थोड़ी सी वर्कगर्दानी करने की जरूरत होगी, आपको मिल जाएगा। और क्यों जाता है ये आप देखने के लिए पिछला लेक्चर देखें। चलो यहाँ पर भी बता देता हूँ कि हमने क्या करना होता है, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता है ना वो सारे का सारा बांट नहीं देना होता, बल्कि उस प्रॉफिट में से बड़े सारे काम करने होते हैं। उनमें से एक काम ये है कि प्रॉफिट में से थोड़े से पैसे बचा के रख लो, किस लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो प्रॉफिट में से जो जो पैसे निकाल के जहां जहां हमने लगाने होते हैं ना, उन चीजों का हिसाब किताब जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में होता है। उसके बाद जी प्रपोज फाइनल डिविडेंड जो है वो 10% हमने इक्विटी शेयर के ऊपर देना है। हमने कैपिटल की अमाउंट के ऊपर 10% डिविडेंड कैलकुलेट करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के ऊपर लिखना है अंदर डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि हमने ज़ाहिर है मुनाफा जो बांटना है, तो वो कहाँ से बांटना है, जितना मुनाफा हुआ है उसी में से बांटना है ना। तो इसलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हम बताते हैं कि इतना मुनाफा हमने बांट देना है, और साथ में ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भी जाता है। और 37,500 जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगी और साथ में बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे जो कुछ आता है मास वाई इंटरम डिविडेंड के, वो सब का सब बैलेंस शीट में भी जाता है लाइबिलिटी साइड पर। उसके बाद है जी क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट देखते हैं उसमें करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक उसने बताया, क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका करंट एसेट होता है और दूसरा डायरेक्ट रेवेन्यू के तौर पर जो है वो लिखा जाता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जनाब हमारा क्वेश्चन है, जो मैंने सारी लाइनें वगैरह लगाई हुई हैं। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसने हमें क्या क्या दिया है और किस तरह से हमने करना है। सवाल हम सारा पढ़ चुके हुए हैं, तो आइए जी चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। ले जी ऊपर आपने, आपको पता है जो जो चीजें लिखनी होती है। सर क्या क्या लिखना होता है भाई? अदारे का नाम आपने लिखना है, दूसरे नंबर पे आपने लिखना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर पे आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो भी डेट होगी। ओके जी। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट को शुरू कर लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है? तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने की मैंने आपको बताया कि तरतीब सिर्फ दो चीजों के लिए फॉलो करनी है। एक तो ओपनिंग स्टॉक हर सूरत लिखना है, और दूसरा परचेजेस दूसरे नंबर पे, अगर अवेलेबल है, नहीं है तो ना सही। लेकिन अगर है तो तरतीब इन दोनों की यही होगी कि ओपनिंग स्टॉक पहले आएगा। ले जनाब मैं लिखता हूं, तो भाई मुझे बताते जाएंगे अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग जी 75,000। 75,000। 75,000। दूसरे नंबर पर परचेजेस परचेजेस 1,65,000। 1,65,000। ले जनाब अब इसके बाद बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस वो कोई भी हैं, इन दो की यही तरतीब है जी। हमने पढ़ा था फ्यूल वेजेस। एंड वेजेस पढ़ा वेजेस एंड था, उसमें सैलरीज कुछ पैसे ऐड थे जो मशीनरी वाले थे। 29,000। वेजीज एंड सैलरी कितनी है जी? 29,000। 39,000। इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, वो कह रहा था कि वेजीज एंड सैलरी में 2,000 रुपया गलती से हमने वो ऐड कर दिया है जो मशीन की इंस्टॉलेशन का है, तो उसको यहाँ से माइनस करें। तो हम लिखेंगे लेस कर दो। क्या लेस कर दो जनाब? वो पैसे जो मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए दिए हैं, तो आप लिख लें वेजेज, अमाउंट वेजेज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस ऑफ ठीक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। स्पेलिंग यार आप लोग मशीनरी हमेशा पूरे लिखा करें, स्पेलिंग में कभी भी रद्दो बदल नहीं करनी, पूरे स्पेलिंग लिखने हैं जी। वो था 2,000, 2,000। तो माइनस सेवन कर दिया तो जनाब हमारे पास आ गया 7,000। 37,000 जी मेरा बेटा। और फ्यूल एंड पावर फ्यूल एंड पावर 22,50। 22,50। सेल्स नहीं सेल्स तो इधर आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई और चेक करो। एक मिनट सर, और कोई नहीं है सर, यही। वापस चलते हैं जरा कस्टम क्वेश्चन के ड्यूटी ऊपर एक नजर फिर से देख लेते हैं। ये जनाब हमारे कस्टम ड्यूटी पास एंड क्वेश्चन है, और यहाँ हमें नजर आ रहा है कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। किधर है? अच्छा वो पिछले पेज पे ये दूसरा है। दूसरा खोले सर यार, कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। जी बिल्कुल, कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस ये हमें नजर आ रहा है 5200 तो
50 रुपए। 50। तो 5200 तो 50 रुपए कस्टम ड्यूटी। यस सर। जी मेरे भाई, सेल्स कितनी थी? सर सेल्स हमारे पास है 3 3 लाख 60 हजार। सेल्स है 3 लाख तो 60 हजार। तो 60 हजार। सेल्स हम लिख देंगे 3 लाख 60 हजार। और साथ में यहाँ हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। डायरेक्ट रेवेन्यू इस वक्त हम लिख रहे हैं। यस। जी बोले, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर है। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख 10 हजार। 1 लाख तो 10 हजार। ले जनाब, ये तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चुके हैं और डायरेक्ट रेवेन्यू हो चुके हैं। तो हम देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है। जो साइड बड़ी होगी उसको दोनों तरफ लिखेंगे, छोटे वाली उसमें से माइनस करेंगे। जी बेटा, बड़ी साइड क्रेडिट ही है। 4 लाख 70 हजार। 4 लाख 70 हजार। इधर भी लिखेंगे 4 लाख 70 हजार। इसमें से माइनस कर दें तमाम इनडायरेक्ट डायरेक्ट रेवेन्यूज। जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम बोलेंगे ये है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। जी, माइनस करके क्या जवाब आ गया? 1 लाख 85 हजार 500। वन एक लैख एटी लाख फाइव 500। 85,500। 500। जी, इसी प्रॉफिट को उठा के हमने जो है वो अब दूसरी तरफ भी लिख देना है। यहाँ पर 1,85,500 ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल हो चुका है। अब बारी शुरू हो गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए और इनडायरेक्ट रेवेन्यू चाहिए। जी, यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब शुरू हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से। अब तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आएंगे, इसकी कोई डेबिट साइड पे आएंगे। इनके लिए कोई तरतीब फॉलो नहीं करनी होती, बस हो वो इनडायरेक्ट। बोलें जी। इंश्योरेंस इंश्योरेंस 6 हजार 150। छः छह हजार एक सौ हजार एक सौ पचास तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी, पहले डायरेक्टर फी डायरेक्टर फी। 6,000। डायरेक्टर फी 6,000। रिपेयर्स रिपेयर, 3600। रिपेयरिंग हमने करवाई 3600। 100। चीजें बेचने और कारोबार चलाने के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जी बोलें। तो बाद रिजर्व फॉर बैड डेट्स। जी, रिजर्व फॉर बैड डेट के लिए मेरे बेटा हमने जो है थोड़ी सी वर्किंग करनी है। ले जनाब, मैं आपको वर्किंग पे लेके आया हूँ। वर्किंग, याद रखें जब भी आपके सामने प्रोविजन आ जाए, प्रोविजन की एडजस्टमेंट आ जाए, बैड डेट की एडजस्टमेंट आ जाए, तो जो बातें आज होने लगी हैं इसके अलावा कभी भी कोई और बात नहीं होगी, यही होंगी हमेशा। आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला है ओल्ड बैड डेट्स, आपने स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। उसके अंदर आपने प्लस करना है न्यू बैड डेट्स। उसके अंदर आपने प्लस करना है न्यू प्रोविजन। इन तीन चीजों को प्लस करना है और जो जवाब आएगा उसमें से माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन को। और यहाँ आखिरकार जो जवाब आएगा इसको आपने उठा के तो ले जाना है कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। कब? जब ये जवाब प्लस का आया। अगर ये माइनस का आया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। अच्छा सर, ये जो ओल्ड बैड डेट है और ये जो ओल्ड प्रोविजन है ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन, ये दोनों आपको मिला करेंगे ट्रायल बैलेंस में से, सवाल के अंदर से। और न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, ये आपको मिला करेंगे एडजस्टमेंट में से।
जो ओल्ड बेडेड है वो तो बेडेड के नाम से लिखा होगा, लेकिन जो प्रोविजन होती है ना वो कभी रिजर्व फॉर बेडेड के नाम से दे देगा, कभी वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दे देगा, होगी बहरहाल वो प्रोविजन है। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने चीजें निकालनी है और निकाल के यहाँ लिखनी है। अब अगर आप सवाल को देखें तो सवाल के अंदर उसने क्या बेडेड्स आपको बताए हुए हैं। ये जनाब मेरे सामने सवाल है, यहाँ पर उसने बैड डेट्स का जिक्र कहीं पे ये नीचे किया हुआ है, ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स है। ठीक है जी। ये आपके ओल्ड, ये आपके पास 1800 रुपया जो है, ये आपका जनाब ओल्ड वो प्रोविजन है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि वो जो रिजर्व लफ्ज है ना, ये भी प्रोविजन की जगह पर यूज करता है, डाउटफुल डेट्स को भी वो यूज करता है। ठीक है जी। तो ये आपके जो है वो ओल्ड प्रोविजन है, क्योंकि रिजर्व आ गया, ओल्ड प्रोविजन है। यहाँ पर आपको ये देखें, ये बैड डेट्स दिए हुए हैं, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों को यहां से लेंगे और न्यू वाली चीजों को एडजस्टमेंट में से उठाएंगे। तो मेरे भाई जरा बताओ, ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं और ओल्ड प्रोविजन कितनी है। ओल्ड बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1800। रिजर्व फॉर बैड डेट जो है वो 1800 है, ये ओल्ड प्रोविजन है। और ओल्ड बैड डेट कितने हैं। फिर बैड डेट्स हमारे पास है 1500। 1500, ये यहाँ आ गए जी। अब हमने न्यू चीजें लेनी है। न्यू चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, न्यू चीजें हमें मिलती हैं एडजस्टमेंट में से। तो हम चलते हैं जनाब एडजस्टमेंट में और देखते हैं वहां उसने हमें क्या दिया हुआ। ये जनाब एडजस्टमेंट है आपके सामने, और यहाँ पर उसने बैड डेट के मतलब ये देखें बोला हुआ है, कहता है क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये न्यू प्रोविजन की बात कर रहा है। अगर बैड डेट होते तो उसने लफ्ज बैड डेट यूज करना था। तो हमने क्या करना है, डेटर की अमाउंट लेनी है। डेटर की अमाउंट कितनी है। सर डेटर की अमाउंट हमारे पास है एक जी, सन्ड्री डेटर। एक मिनट सर। यस सर सर। सर क्रेडिटर है डेटर। सन्ड्री डेटर भी है मेरे भाई, डेटर है तो उसने प्रोविजन की बात की हुई है। एक मिनट सर। यस सर सर डेटर है कितने हैं। 58 58,500। 58,500, ये संडी डेटर हाँ हैं। जी। अब जरा बड़ी अहम बात सुन लें, अगर सवाल के अंदर न्यू बैड डेट होते तो मैंने पहले सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना था न्यू बैड डेट्स को। न्यू बैड डेट्स को माइनस करके जो जवाब आना था, उस जवाब के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी थी किसकी, प्रोविजन की। अब क्योंकि ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर न्यू बैड डेट है ही नहीं है, लिहाजा हम डायरेक्ट ही डेटर्स के ऊपर जो है वो परसेंटेज अप्लाई कर देंगे उसकी प्रोविजन की। और परसेंटेज कितनी है प्रोविजन की, 5%। 5%। लो जनाब, मिनट सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ को लेकर रह गया जे वेखो थले चलता पिया, तो लेक्चर किसी भी वक्त मुक जाना है। बहरहाल सारा सवाल मैंने पढ़ा है। तो 5% लें तो क्या आता है। सर 29 29 2925 आने वाली क्लास में मेरा बेटा मैं अगला सवाल करवाऊंगा। ये वाला सवाल इधर ही कंप्लीट नहीं हुआ, अपलोड फिर भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे, कि चलो कुछ ना कुछ बच्चा जो है वो समझ ले। आने वाली क्लास में नया कोई क्वेश्चन होगा और वो कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। आज क्वेश्चन को पकड़ने में और जनाब क्लास शुरू करने में हमारा टाइम निकल गया जी।